नमस्कार दोस्तों, बाइडेन ने प्लान बना लिया है कि ट्रंप को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना है। अब ये आपको लगेगा बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ है, बट ये एक पुख्ता खबर है कि बाइडेन का प्लान आउट हो गया है। और संजीव जी इसके लिए बड़ी ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हमारे साथ कि किस तरह से बाइडेन का प्लान है कि ट्रंप को 20 जनवरी को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना है। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये बाइडेन का जो प्लान है, प्लान तो ज़बरदस्त है। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। एक उमेश जी आते हैं, उन्होंने भी बोला था कि ये आखिरी जो 70-75 दिन है, इसमें बाइडेन कुछ ऐसा करेगा कि उसे कुर्सी से हिलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये लीगली इनकी कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अलाउ भी करती है। वो क्या चीज़ है सर? सुमित जी, देखिए, जो इनका जो प्लान ए था, वो जो जिसमें बाइडेन को एलिमिनेट करना था, उसमें बाइडेन तो बच गए, कान पे गोली लगी और छू के निकल गई। ट्रंप अब इनका ट्रंप सॉरी, मैं गलत बोल गया। ट्रंप का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लान था ट्रंप को एलिमिनेट करने का, उसमें प्लान ए में जो उनके ट्रंप के कान पे गोली लग के निकल गई, उसमें ट्रंप बच गए और उनका वो प्लान फेल हो गया। और अब उनके पास अगर अपने आप को सत्ता में बनाए रखना है और वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से 20 जनवरी को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की शपथ ले और उसके बाद जो वो पूरे अपने तरीके से ही पूरी यूएस इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करे, क्योंकि वो फुल मेजोरिटी के साथ में आए हैं, मैसिव मेजोरिटी के साथ आए हैं। उनके पास जो जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स है वो सारे उनके फेवर में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो उस वजह से क्या है कि उनको किसी से अपनी गवर्नमेंट चलाते वक्त किसी की शक्ल तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बिल पास कराते हुए, चाहे वो इकोनॉमिक बिल हो या पब्लिक स्पेंडिंग बिल हो, किसी भी तरीके का कहीं से कोई उनको हेल्प नहीं चाहिए। किसी भी टाइप का लॉ एनेक्ट करने के लिए, कोई भी बिल पास कराने के लिए, कुछ भी किसी भी तरीके से काम करने के लिए। तो ये जो ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है या इनकी जो डीप स्टेट है, जो इनका कमाल है, ये जानता है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी के बाद आ गया तो वो इनका जो जो रही गई कसर थी वो भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इनके जो डीप स्टेट के ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि वो एक्शन लेने के मूड में है, आते ही एक्शन लेंगे। ऑलरेडी उनके अभी आने में उनका कम से कम लगभग 1.5 महीना है और अभी से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया कि हमने देखने को मिल रहा है कि वहां की जो पुलिस है वो प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। वो जो क्रिमिनल्स है वो उनको पकड़ना शुरू कर रही है, जो जिन क्रिमिनल्स को पहले वो संरक्षण देती थी। सेम चीज कनाडा के अंदर हो रही है, सेम चीज यूरोप में भी हो रही है। मतलब एक आदमी से जीतने से, वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट बनने से पूरी दुनिया के अंदर जो खलबली मच गई है, वो पूरा जो एक इकोसिस्टम पूरी दुनिया में डीप स्टेट का कमाल का उसको चैलेंज कर रहा है, उसको चेंज करने की बात कर रहा है। ये डीप स्टेट और कहीं पे भी नहीं चाहती कि उनके हाथ से ये पावर छिन जाए और उनका जो दुनिया में डोमिनेट करने का तरीका है, पैसा कमाने का तरीका है, वो उनके हाथ से निकल जाए। तो उन्होंने ऑलरेडी प्लान बी पहले तैयार कर लिया है। अब प्लान बी में सुमीत जी कुछ इस प्रकार से होगा कि इस वक्त देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स दुनिया में 2-3 ऑलरेडी बने हुए हैं। एक तो रशिया और यूक्रेन का बना हुआ है, और अभी जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में थोड़े बहुत ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिसमें यूक्रेन ने कुछ 100-1.5 ड्रोन मॉस्को में भेजे हैं। मॉस्को ने रिटेलिएशन में भी कुछ ड्रोन जो है वो इधर कीव पे भेजे हैं। वहां पे दोनों तरफ से डिस्ट्रक्शन हुई है थोड़ी बहुत। उसमें जो बाइडेन ने बेसिकली इसको बोलने की कोशिश करी है कि हम बख्शेंगे नहीं, हम इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से कहा है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट्रेंट रखो, क्योंकि अगर ये बात हाथ से निकल गई तो हम आगे का जो रास्ता है हमारा वो तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो उनको पहले से आगाह कर रहे हैं कि भैया आप थोड़ा संभल के चलो, बहुत ज्यादा इस पे अटैक वाली सिचुएशन को कंट्रोल करके रखो तो ज्यादा बेटर है, ताकि हमारी जो आपस में नेगोशिएशंस है इस वॉर को खत्म करने की वो हम कर पाए। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है वो बेसिकली इजराइल और ईरान का बना हुआ है। तो इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में चल रहा है, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी इसी एरिया के अंदर हो रही है, जहाँ पे इजराइल पूरा इसने जो हमास का या हिजबुल्लाह का जो और हुती का जो पूरा इकोसिस्टम था मिडिल ईस्ट में, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का उसने कसम खा रखी है और लगातार वो काम करता भी चला जा रहा है।
गाजा का एरिया तो ऑलरेडी उसने पूरी तरह सफाई कर दी है। अब जो हिजबुल्लाह का एरिया जो लेबनान के अंदर है, सीरिया के अंदर है, वो उसको उसकी सफाई में आज की डेट में लगेगा, काफी हद तक काम हो भी चुका है। और ईरान से भी पिछले दिनों में हमने देखा था कि ये जितने भी तीनों संगठन है, ह्यूती हो गए, हिजबुल्ला हो गया, इन सबको जो मॉरल सपोर्ट या आर्म्स की सपोर्ट है, मनी सपोर्ट है, वो इनके थ्रू मिल रही थी। और बैकिंग में चाइना और रशिया कहने के उनके थे, और नॉर्थ कोरिया में थे। तो उन्होंने बेसिकली ईरान को एक ताकत जो मिली, उसको उन्होंने ईरान ने अंदर ही अंदर अपने अपने खुद के बनाए हुए हथियार इकट्ठे कर लिए। रशिया से भी हथियार ले लिए, चाइना से भी हथियार ले लिए, नॉर्थ कोरिया से भी हथियार ले लिए। और मैन पावर जो उसके पास खुद की भी है, थोड़ी सी इंपोर्टेड आसपास की कंट्रीज की मिला के, उसने एक अच्छी खासी फौज तैयार कर रखी है और आर्म्स तैयार करके, जो किसी भी दिन अगर कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने से नहीं कतराएगा। वो खुद भी इस्तेमाल करेगा और अपने जो सपोर्टिंग स्टेट्स है उनके जरिए भी इस्तेमाल करवाएगा, जिसमें हिजबुल्ला भी इस्तेमाल करेंगे, हुती भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो सब मिलकर इस्तेमाल करेंगे इसराइल पे। इसराइल को नुकसान होना तय है। ऐसा नहीं कि इसराइल का सिर्फ नुकसान से इसराइल का होगा, नुकसान उसके बाद जो रिटेलिएशन में इसराइल अटैक करेगा उसमें ईरान और हिजबुल्लाह का नुकसान भी बहुत भारी मात्रा में होगा। मगर इसराइल अपना नुकसान पूरी तरीके से शायद रोकने में नाकामयाब रहेगा, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान उसका भी होगा। जो बाइडन इसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, वो अंदर ही अंदर इसराइल को, ईरान को, हिजबुल्लाह को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुम आपस में लड़ो। अभी तक तो नेतन्याहू जो इसके प्रेसिडेंट है इसराइल के, उन्होंने अपने को एक कंट्रोल तरीके से चलाने की कोशिश करी है, बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बिहेव करें। अगर कहीं से भी छेड़खानी ज्यादा रहेगी तो उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उसका जवाब वो पूरे बल से दे। बट शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका ने वो इस थ्रेट परसेप्शन को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए कि, क्योंकि पिछले दिनों में एक काम और भी हुआ है, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, नेतन्याहू की 3 बारी फोन पे बातचीत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और 3 बारी उन्होंने जो इसराइल की जो ईरान की जो थ्रेट परसेप्शन है, जो उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हैं कि मुझे इस पे एक्शन खुले तरीके से लेने दीजिए, आपके आने से पहले मैं इस केस का सारा काम मैं करके रखूंगा। मगर जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, जो डीप स्टेट है, वो ये जानते हैं कि नेतन्याहू अगर ये काम खुद ही कर लेंगे तो उनको कौन पूछेगा बाद में। तो ये वो जानबूझ के इस वॉर में खुद कूदेंगे। और हो सकता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या जैसे एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर अटैक जो है वो ईरान पे कर डालें। उनके न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे तो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे कि वहां पे जो न्यूक्लियर जो है वो लीक आउट हो जाए, न्यूक्लियर फ्यूल लीक आउट हो जाए एटमॉस्फेयर में, ऐसा कुछ हो जाए। और जाहिर बात है ईरान रिटेलिएट तो करेगा। तो जैसे ही ये चीज होगी तो अमेरिका विल जो बाइडेन विल डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जैसे ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है, वो बेसिकली उस चीज का रूलर बन जाता है उस कंट्री का। दैट मींस जो बाइडेन को शपथ लेने से रोका जाएगा, क्योंकि अमेरिका विल बी इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और इमरजेंसी में बेसिकली आर्मी का लॉ चलता है, आर्मी का रूल चलता है। उसमें जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वही होता है जो उस टाइम पे पहले से सीट पर बैठा होता है, जो कि अभी के टाइम पे जो बाइडेन है। तो इस तरीके से उनकी प्लानिंग है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सीट पे आने से रोका जाए, अमेरिका के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी जाए, ये थ्रेट दिखा के कि ईरान की तरफ से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उन पे भी कभी इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरफेयर ही ना करने आ जाए हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि रशिया हमारे पे अटैक कर सकता है, ईरान अटैक कर सकता है, तो इसकी वजह से हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। जो आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी ग्राउंड पर होना शुरू हो गया। हमने देखा कि पहले तो रशिया और यूक्रेन का दोनों की जैसे ही बातचीत शुरू हुई है ट्रंप के साथ कि भाई युद्ध कैसे रोकना है, इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करवाने शुरू कर दिए। पहले तो यूक्रेन ने रशिया की जो रेड लाइन है, मॉस्को को टच नहीं करना है, वहां पर उन्होंने ड्रोन्स के साथ अटैक किया है, ताकि अब मॉस्को के पास भी कोई और चारा नहीं है इसका जवाब दें। दूसरी तरफ से हमने देखा कि इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक नहीं करवाया गया है।
इराक की तरफ से करवाया है। यानी कि हम देख रहे थे कि हिजबुल्ला और ईरान अटैक करेंगे, इराक से अटैक करवा दिया। और इराक की जो गवर्नमेंट है वो सीधे जो बाइडेन के नाक के नीचे वो काम करती है, यानी कि वहां पर उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया। और तीसरी खबर ये है कि जो सारे के सारे ये OIC के मेंबर्स हैं, ये सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं कि हम सब मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करें, ताकि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खत्म करनी है ट्रंप के आने से पहले। यानी कि अगर ये काम होता है, इराक से हमने ऑलरेडी अटैक करवा दिया, बाइडेन ने मॉस्को की रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है, उधर से OIC को बोल दिया सारे मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दो, और अगर इजराइल के ऊपर अटैक होता है, इजराइल खत्म होता है या खत्म होने की खतरे में आएगा, तो इमरजेंसी पूरे दुनिया में डिक्लेयर हो जाएगी। बाइडेन को अपनी कुर्सी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है और ट्रंप जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बाइडेन का यही प्लान है जो ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है। 70 दिन आखिरी, ये इतने भारी हैं दुनिया के लिए, और हो सकता है ये पप्पू अपनी कुर्सी छोड़े ही नहीं। बेटा जी, अगर आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस होने थे उससे पहले भी हमने एक वीडियो किया था कि लिब्रांडो इतनी जल्दी से कुर्सी छोड़ते नहीं हैं। आपको नहीं लगता ये उसी सारे प्लान का एक हिस्सा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो प्लान बी इन्होंने बनाया है, ये पहले से ही तैयार था कि अगर प्लान ए डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने में वो कामयाब नहीं रहे तो प्लान बी को किसी न किसी तरीके से लागू करना है। और ये बहुत सोचा समझा प्लान है। ये देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि, और ऐसा लगता भी है ऐसा होगा कि अगर कहीं ना कहीं अगर अमेरिका वॉर में कूदता है ईरान की तरफ, तो डेफिनेटली रशिया जो है ईरान की सपोर्ट में आ जाएगा और खुलेआम बोलेगा कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स अमेरिका और रशिया आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। देन मतलब इस तरीके की आवाज उठेगी कि नो, द टू जायंट्स जो कि जिनके पास आर्म्स एम्यूनिशन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत ज्यादा है, सुपर पावर्स है, वो आमने सामने आ गए हैं। तो दैट मीन इट कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर का डर दिखा के ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि रशिया के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड है, शायद वो पूरे अमेरिका को 4 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या अमेरिका के किसी भी कोने में जाके वो न्यूक्लियर वॉरहेड हिट कर सकते हैं। और अमेरिका के पास आज भी वो टेक्नोलॉजी शायद नहीं है कि जो वहाँ के उनके जो सुपरसोनिक या उनके जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन जो न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल्स है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल है कैरी करने के लिए, वो अगर छोड़ी जाती है तो उसको रोकने की कैपेबिलिटी यूएसए में भी नहीं है। और यूएसए भी जानते हैं कि शायद अगर वो कुछ मिसाइल रशिया में छोड़ेगा तो रशिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है। बट एक दूसरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का जो डर है वही काफी है इमरजेंसी डिक्लेयर करवाने के लिए, लोगों के बीच में एक ऐसी गलत भावना पैदा करने के लिए, एक ऐसा खौफ पैदा करने के लिए। तो उस वक्त कंट्री का कोई भी इंसान आके ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई साहब ट्रम्प को लाओ या किसी और को लाओ प्रेसिडेंटशिप के लिए। वो बोलेगा भैया हमें बचा लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट, हमें सेव कर लो, चाहे तुम ही प्रेसिडेंट बने रहो कुछ टाइम के लिए और, या जब तक बने रहना चाहते हो। तो आर्मी का जो हेड होगा वो दैट विल बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे, वहीं से ऑर्डर्स ले रहे होंगे कि आगे करना क्या है इस वॉर के अंदर। वॉर उस लेवल पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो हो सकता है वो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे भाई इस टाइम तक कोई, जब तक थ्रेट परसेप्शन फिर से नीचे नहीं आता, फिर से असेस नहीं करते थ्रेट परसेप्शन को, तब तक हम इस सीट पर बने रहेंगे। तो वो जब तक वो इमरजेंसी टाइम डिक्लेयर होगा तब तक वो नया खेल खेलने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी के बाद के पीरियड में हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे बनाए रखें, या फिर से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसी खेल खेलने की कोशिश करेंगे कि उसको प्रेसिडेंटशिप की प्रेसिडेंट किसी पे आने ही ना दिया जाए। तो ये तो पूरा खेल अभी तैयार हो गया। अब देखते हैं इसके पत्ते किस तरीके से खुलते हैं, ये बाजी कैसे खेली जाती है। और अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि जो हमने बताया है उस तरीके से चीजों ने मूव करना शुरू कर दिया, उस तरीके से हैपनिंग्स जो है, इवेंट्स ने टेक प्लेस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे सर, यही प्लान डीप स्टेट का बांग्लादेश में भी था। उन्होंने शेख हसीना की चलती हुई गवर्नमेंट को गिरवा दिया। मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा हमारे सामने है। और इधर भी बाइडेन की गवर्नमेंट ना उतर जाए क्योंकि वो लिब्रांडो सबसे बड़ा है, तो उसके लिए उन्होंने ये प्लान बना दिया कि एक ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन पूरे दुनिया में खड़ी की जाए ताकि प्रेसिडेंट को उतारना इम्पॉसिबल हो जाए और ट्रंप कभी भी वहाँ पे प्रेसिडेंट ना बने। सर ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर पूरी नज़र बनाई रखेंगे और दोबारा से इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो वी विल अगेन टॉक अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि ट्रंप को भी मालूम है कि ये किस हद तक गिर सकते हैं लिब्रांडो,
और इसके लिए हमें भी काउंटर मेजर क्या करना पड़ेगा। बट क्या ट्रंप उसे काउंटर कर सकते हैं? क्या वो पुतिन को समझाएंगे कि भाई तुम्हें इसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है? नेतन्याहू को भी यही बोल रहे होंगे, सिर्फ वेट कर लो 20 जनवरी की, उसके बाद तो हमने तांडव करना ही है इन लिब्रांडों के ऊपर भी और इन जिहादियों के ऊपर भी, जो कॉकरोच की तरह पूरे दुनिया में फैलते जा रहे हैं और हर एक जगह पर कूड़े का ढेर बना दिया है, जिसमें ये मल्टीप्लाई करते हैं कूड़े के ढेर में। तो ये जो काम है 20 जनवरी तक, मुझे लगता है कि नेतन्याहू भी चुप रहेंगे और उधर पुतिन भी चुप रहेंगे। बट जैसे पहले बताया मैंने आपको कि ये सारे ओआईसी की जो मीटिंग है, जो हो रही है कि किस तरह से सभी मिलकर अगर इसराइल पे अटैक करेंगे ऑन द डायरेक्शंस ऑफ बाइडन, फिर गेम चेंज हो सकती है। क्या ये होगा? क्या सऊदी अरेबिया ये काम करने देगा, जो खुद ट्रंप का बहुत ही अच्छा मित्र है? एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के जो रिलेशंस हैं वो ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हैं और उसके आशीर्वाद के बिना ओआईसी के सारे कंट्रीज मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। एक अगर सिल्वर लाइनिंग है सारे में तो एमबीएस है और कोई भी नहीं है, बाकी सारे तो जिहादी ही हैं ओआईसी के अंदर। तो देखते हैं आगे आगे क्या होगा, डेवलपिंग स्टोरी, बट विल कीप एन आई ऑन दिस वेरी वेरी कीनली। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।